दिल्ली पुलिस ने वरिष्ठ नागरिकों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए एक खास योजना शुरू की। इस योजना के तहत अब वरिष्ठ नागरिकों को स्मार्ट पहचान पत्र दिए जाएंगे, जिसमें क्यूआर कोड होगा। इस क्यूआर कोड को स्कैन करने पर वरिष्ठ नागरिकों के स्वास्थ्य से संबंधित जानकारी, दवाओं के बारे में विवरण, उनकी पारिवारिक पृष्ठभूमि और स्वजन के मोबाइल नंबर आसानी से उपलब्ध होंगे। ये पहल वरिष्ठ नागरिकों को बेहतर सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से शुरू की गई से यदि किसी वरिष्ठ नागरिक को किसी आपात स्थिति का सामना करना पड़ता है तो पुलिस और स्वास्थ्य अधिकारियों को तुरंत सही जानकारी मिल सकेगी, जिससे उनकी मदद करना आसान हो जाएगा। ये कदम दिल्ली पुलिस द्वारा उठाया गया एक महत्वपूर्ण प्रयास है, जो वरिष्ठ नागरिकों के लिए सुरक्षित और संरक्षित वातावरण सुनिश्चित करने में सहायक साबित होगा। अहमदाबाद नगर पालिका के बजट को लेकर नागरिकों का कहना है कि नगर सेवकों को लोगों से जुड़े रहने के लिए कुछ ठोस कदम योजना बनानी चाहिए। शहर में कर संग्रहण के आंकड़ों के आधार पर एक सुझाव दिया गया, जिससे लोगों को 4 श्रेणियों में बांटकर प्राथमिकता दी जाए। इससे ये सुनिश्चित किया जा सकेगा कि शहर के विभिन्न क्षेत्रों के लोगों को उनकी जरूरत के हिसाब से सुविधाएं मिल सके। नगर पालिका को ध्यान में रखते हुए बजट तैयार करना चाहिए कि प्रत्येक वार्ड के नागरिकों की समस्याओं को और प्राथमिकताएं अलग अलग होती है। अगर नगर सेवक इन योजनाओं पर काम करते हैं और लोगों से सीधा संवाद रखते हैं तो बजट का सही तरीके से वितरण हो सकता है, जिससे शहर में विकास और कल्याण को बढ़ावा मिलेगा। गुजरात में पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम की खामियों का खुलासा हुआ, जिसमें सरकारी गोदामों से भेजा गया अनाज उचित मूल्यों दुकानों तक नहीं पहुंच रहा है। एक सर्वेक्षण के मुताबिक गुजरात में कालाबाजारी अन्य राज्यों के मुकाबले कहीं अधिक फैली हुई है, जिसके कारण 83.02% गेहूं और अन्य अनाज बर्बाद हो जाते हैं। ये स्थिति इस बात का संकेत है कि सरकारी योजनाओं के बावजूद गरीबों को उनका हक नहीं मिल पा रहा। सरकारी गोदामों से भेजे गए अनाज का सही तरीके से वितरण नहीं होना और काले बाजार में उसकी बिक्री, ये सब दर्शाता है कि सरकार गरीबों के मुंह से रोटी छीनने के बावजूद चुप बैठी है। ये मामला गंभीर चिंता का विषय है, क्योंकि इससे न केवल गरीबों का हक मारा जा रहा है बल्कि सरकारी योजनाओं की विश्वसनीयता भी संकट में है। नोएडा के एक प्ले स्कूल में टॉयलेट के बल्ब के होल्डर में छिपा हुआ स्पाई कैमरा मिलने से हड़कंप मच गया। इस मामले में स्कूल के डायरेक्टर को गिरफ्तार कर लिया गया। आरोपी ने पूछताछ में बताया कि वो कैमरे के जरिए टॉयलेट में जाने वाले व्यक्तियों को लाइव देखता था। कैमरा केवल लाइव फीड दिखा सकता था, जिससे वो कंप्यूटर और मोबाइल के माध्यम से उन लोगों की गतिविधियों को देखता था। ये घटना स्कूल में सुरक्षा और निजता की गंभीर चिंता पैदा करती। स्कूल प्रशासन की लापरवाही और ऐसे घिनौने कृत्य से बच्चों की सुरक्षा को खतरा हो सकता है। पुलिस ने मामले की जाँच शुरू कर दी और आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही। इस घटना ने स्कूल में सुरक्षा उपायों की आवश्यकताओं को और भी महत्वपूर्ण बना दिया। भारत में 18 दिसंबर को अल्पसंख्यक अधिकार दिवस मनाया जाता है। ये दिन विशेष रूप से देश में अल्पसंख्यक समुदायों के अधिकारों को लेकर जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। इस दिन को मनाने का उद्देश्य अल्पसंख्यकों की सामाजिक, सांस्कृतिक और धार्मिक अधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। भारत सरकार ने 18 दिसंबर 1992 को अल्पसंख्यक आयोग का गठन किया और तभी से ये दिन मनाया जा रहा है। भारत में अल्पसंख्यक समुदायों में मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध, जैन और पारसी शामिल हैं। इन समुदायों को संविधान द्वारा विशेष अधिकार दिए गए ताकि वो अपने धार्मिक और सांस्कृतिक अधिकारों का पालन कर सके और समाज में समान अवसर प्राप्त कर सके। अल्पसंख्यक अधिकार दिवस इन समुदायों के लिए उनके अधिकारों और उनकी सुरक्षा को सुनिश्चित करने की एक महत्वपूर्ण अवसर है। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह के खिलाफ गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत की पत्नी सुलक्षणा सावंत ने 100 करोड़ रुपए के मानहानि का मुकदमा दायर किया। ये मुकदमा उस वक्त दायर किया गया जब संजय सिंह ने गोवा में कैश फॉर जॉब्स घोटाले में सुलक्षणा सावंत का नाम लिया। संजय सिंह ने हाल ही में एक बयान में गोवा में कथित भ्रष्टाचार और घोटाले का आरोप लगाते हुए सुलक्षणा सावंत का नाम लिया। इसके बाद सुलक्षणा सावंत ने इसे अपनी छवि को नुकसान पहुंचाने वाला बताया और मानहानि का मुकदमा दायर किया। ये मामला अब राजनीतिक रूप से भी गर्म हो गया, क्योंकि दोनों पक्ष एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे। इस मुकदमे के बाद संजय सिंह के लिए कानूनी और राजनीतिक मुश्किलें बढ़ सकती हैं। मणिपुर में सुरक्षा बलों ने इम्फाल पूर्वी जिले में तलाशी अभियान के दौरान हथियारों और गोला बारूद का बड़ा भंडार बरामद किया। इस दौरान स्टारलिंक का लोगो लगी एक डिवाइस भी मिली, जिसने अधिकारियों को चौंका दिया। बरामदगी में स्नाइपर राइफल, पिस्तौल, ग्रेनेड और अन्य घातक हथियार शामिल हैं। पुलिस और सुरक्षा बल इस बात की जांच करें कि ये उपकरण असली स्टारलिंक डिवाइस है या नहीं और यहाँ केस कैसे पहुंचा। फिलहाल बरामद 29 हथियारों के साथ गोला बारूद का भी बड़ा जखीरा मिला, जो सुरक्षा के दृष्टिकोण से गंभीर चिंता का विषय है। अधिकारियों ने कहा कि इस घटना की गहन जांच की जा रही है और ये पता लगाने की कोशिश की जा रही कि ये उपकरण किसने और क्यों इस्तेमाल किया। मणिपुर में ही हिंसा की घटनाएं बढ़ी हैं और इस तरह की बरामदगी ने हालात और गंभीर बना दिया।
पद्मश्री से सम्मानित और वृक्ष माता के नाम से प्रसिद्ध तुलसी गौड़ा का सोमवार को 86 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। वृद्धावस्था से संबंधित बीमारियों के चलते उन्होंने अपने गृह गांव हनाली में अंतिम सांस ली। तुलसी गौड़ा का जीवन प्रकृति और पर्यावरण के प्रति समर्पित रहा। वो हालांकि समुदाय से थी और पर्यावरण संरक्षण में उनके अतुलनीय योगदान के लिए जानी जाती थी। तुलसी गौड़ा ने नंगे पैर और पारंपरिक आदिवासी वेशभूषा में राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री सहित देश के प्रतिष्ठित व्यक्तियों के सामने पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त किया। उनके निधन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गहरा शोक व्यक्त करते हुए कहा, तुलसी गौड़ा का योगदान सदैव प्रेरणा देता रहेगा। तुलसी गौड़ा ने हजारों पेड़ लगाए और अपनी पूरी जिंदगी पर्यावरण संरक्षण को समर्पित की। उनके योगदान को सदैव याद किया जाएगा। उनका जीवन एक प्रेरणा स्रोत रहेगा। उत्तर और मध्य भारत में ठंड ने अपना प्रभाव और तेज कर दिया। खासकर पहाड़ी राज्यों में ठंड का प्रकोप चरम पर है। भारतीय मौसम विभाग के अनुसार उत्तर भारत के कई हिस्सों में न्यूनतम तापमान 5 डिग्री सेल्सियस से नीचे चला गया। इससे मैदानी इलाकों में ठिठुरन काफी बढ़ गई। दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों में सुबह के समय घना कोहरा और कड़ाके की ठंड देखी जा रही है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड जैसे राज्यों में तापमान जमाव बिंदु के करीब पहुंच गया। वहीं मध्य भारत के राज्य जैसे मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी तापमान में गिरावट दर्ज की गई। मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में ठंड बढ़ने की चेतावनी जारी की। खासतौर पर बुजुर्गों और बच्चों को ठंड से बचाव के लिए सावधानी बरतने की सलाह दी गई। ठंड से राहत पाने के लिए गर्म कपड़ों का इस्तेमाल करें और आवश्यक यात्रा से बचें। हैदराबाद के संध्या थिएटर में 4 दिसंबर की शाम पुष्पा 2 की स्क्रीनिंग के दौरान मची भगदड़ में एक परिवार को गहरे दुख में डाल दिया। इस हादसे में एक बच्चे को गंभीर चोट आई, जबकि उसके पिता की मौके पर ही मौत हो गई। घायल बच्चे की हालत नाजुक बनी हुई और उसे वेंटिलेटर सपोर्ट पर रखा गया। सूत्रों के अनुसार स्क्रीनिंग के दौरान थिएटर में अधिक भीड़ हो गई, जिससे भगदड़ मच गई। घटना के बाद घायल बच्चे को तत्काल अस्पताल ले जाया गया, जहाँ डॉक्टर उसकी जान बचाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। इस हादसे के बाद पुष्पा 2 के स्टार अल्लू अर्जुन और उनकी टीम विवादों में गिर गया। फिल्म की टीम ने इस दुखद घटना पर गहरा शोक व्यक्त किया और पीड़ित परिवार को हर संभव मदद का आश्वासन दिया। पुलिस मामले की जांच कर रही है।